नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो आपको नहीं है। आपके आ जाने से क्लास का जो स्तर है वो बिल्कुल ही अलग बन चुका है और आपके यहाँ आने की वजह से ही चीजें चल रही हैं बहुत बेहतर तरीके से। आप सभी क्लास के अंदर उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा। आज यह क्लास का पहला दिन है। ये वो पहला दिन है जब हम पॉलिटी के सफर में जाएंगे। ये वो पहला दिन है जब हम पॉलिटी को समझना शुरू करेंगे। तो एक बार मुझे बता देंगे कौन कौन छात्र क्लास में आ चुका है, जिससे कि मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, आपको इंडियन पॉलिटी की वो तैयारी कराऊं जो आपको वास्तविकता में आवश्यकता के तौर पर देखने को मिलती है। बताइए कौन कौन छात्र क्लास में आ चुके हैं। देखिए, बताना शुरू करते हैं कौन कौन क्लास के अंदर उपस्थित है। कुमारी प्रीति, ईशा दुबे, सोनम, कृष्णा, अक्षिता, आकांक्ष, सोनू, कृष्णा, अजय, शिवम, कैफ, ठीक है, सुनीत, सुमित्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं। बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग, बताओगे एक बार? हम्म। गोलू कुशवाहा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है आप लोग, बेहतर। हम आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन। सुनील चौरसिया, अभिषेक फ्रॉम हरियाणा, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्लास की। ठीक है, चलो, शाबाश, बहुत बेहतरीन। तो क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। दरअसल ये एक पहली क्लास होगी जिसके अंतर्गत हम काफी सारी चीजों को आपके लिए जो है क्लियर कराने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारी चीजों को हम क्लियर कराने वाले हैं, तो बात को समझिएगा। बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि क्या कुछ इसमें आपका होने वाला है। हम्म। चलिए, ये एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर हम कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे। यह एक कंप्लीट थ्योरी बैच है। कैसा बैच है? ये एक कंप्लीट थ्योरी बैच है। कंप्लीट थ्योरी बैच है। थ्योरी बैच, थ्योरी। तो बेसिकली इसके अंदर हम कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपके मन में बहुत जो दुविधाएं आ रही होंगी, डाउट आ रहे होंगे, वो पहली स्लाइड के बाद दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना हमें शुरुआत करनी होगी कि आखिरकार हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। आपके मन में कुछ डाउट होंगे, संशय होंगे, तो सभी धीरे धीरे क्लियर होंगे। एक क्रम होगा उसका क्लियर होने का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपसे भी बात करी जाएंगी, बराबर बात की जाएंगी, लेकिन पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। दरअसल हम यहां पर भारतीय राज्यव्यवस्था समझने वाले हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि हम राजनीतिक शास्त्र समझने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूं कि हम राजव्यवस्था या राजनीति, आखिरकार इसमें से कौन सा सही शब्द होगा जिसका प्रयोग मैं इसके लिए कर सकता हूं। दो तीन शब्द देखने को मिलते हैं। पहला शब्द आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस। वास्तविकता में यूट्यूब के ऊपर जो उपस्थित टीचर होते हैं वो कई बार इस शब्द को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आपको अभी नहीं पढ़नी होती है। यह केवल एक सैद्धांतिक सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में चर्चा करूंगा, साथ ही मैं अंतर स्पष्ट करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में और पॉलिटिक्स में आखिरकार अंतर क्या होता है, और पॉलिटिक्स में आखिरकार अंतर होता क्या है। पॉलिटिक्स में आखिरकार अंतर होता क्या है, पहले मैं इन सभी में अंतर स्पष्ट करूंगा। उसके पश्चात आप जान पाएंगे कि अंतर स्पष्ट होने के बाद क्या चीजें इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में इसको समझेंगे तो भाई पॉलिटिकल साइंस को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान। इसको राजनीतिक विज्ञान बोला जाता है। राजनीतिक विज्ञान इसको बोला जाता है। पॉलिटी को बोला जाता है राजव्यवस्था, और राजव्यवस्था और पॉलिटिक्स को बोला जाता है राजनीति, राजनीति। अब सर इसमें से हमें पढ़ना कौन सा होता है? देखो दरअसल ही अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो मेन होता है वो होता है आपका क्या भला, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। दरअसल ही एक देश के अंदर चलने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका जिक्र किया जाता है किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। परंतु यह आपको पढ़नी नहीं होती। आपको जो पढ़नी होती है वो पॉलिटी पढ़नी होती है, और जो पॉलिटिक्स होती है ये दरअसल ही आपका विषय ही नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ एक सोच है, यह सिर्फ एक किसी भी चीज के बारे में सोचने का एक तरीका है। ठीक है,
अब इस चीज को आप डिफाइन कैसे कर पाएंगे, इस चीज को आप डिफाइन कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए आप परिभाषा के माध्यम से शायद आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। परिभाषा समझते हैं। दरअसल पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, एक देश के प्रशासन को चलाने के लिए, एक देश के प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन, एक देश के प्रशासन को चलाने के लिए, एक देश के प्रशासन को चलाने के लिए जो सिद्धांत होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, एक देश के प्रशासन को चलाने के लिए जो सिद्धांत होते हैं, चलाने के लिए सिद्धांत होते हैं, वो दरअसल राजनीतिक व्यवस्था कहलाते हैं या राजनीतिक विज्ञान कहलाते हैं। है जी, जी हाँ। अब इस चीज को समझ लीजिए, क्या टर्म है इसके लिए। ठीक है, यानी थियरीज एंड प्रिंसिपल, थियरीज एंड प्रिंसिपल टू run a country administration, run a country administration, ये आपको यहां देखने को मिलता है। वेयरएज अगर मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं तो यह बिल्कुल विपरीतार्थ है। दरअसल राज्य व्यवस्था का तात्पर्य यहां पर यह हो जाता है कि राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है जी, राज्य व्यवस्था का मतलब यह है कि यह एक देश के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रशासन की प्रणाली है। ठीक है, यह प्रशासन है, यह देश का 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 प्रशासन है। मतलब दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन। तो यह एक नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, जी हाँ, बहुत बेहतरीन आदित्य। अब राजनीति जो होती है यह सिर्फ एक विचार है। ठीक है, यह राज्य व्यवस्था के विचार है। राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था संभालने के विचार है, संभालने के विचार है, संभालने के विचार है। ठीक है, यानी थॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन, थॉट्स टू ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, थॉट्स टू ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप ड्रिवन करते हैं तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें आपको भैया यहां देखने को मिल जाती हैं। अब सर इसमें से असर क्लियर नहीं हो पा रहा। दरअसल आपने तो बता दिया, आपने तो वो बता दिया जो किताबों में लिखा हुआ है, हमें अभी वास्तविकता में चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि है क्या मैटर। देखो, दरअसल अगर मैं राजनीतिक विज्ञान की बात करूं या फिर राज्य व्यवस्था की बात करूं या राजनीति की बात करूं तो इसके अंदर आपको वेरिएशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि बाबू राजनीतिक विज्ञान जो है ना, जो राजनीतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत एक चीज आती है, इसके अंतर्गत एक चीज आती है कि भैया ये केवल सिद्धांत है, दीज आर ओनली थियरीज। ठीक है, लेकिन यह देश का प्रशासन है, यह प्रैक्टिकल है, यह प्रैक्टिकल है और ये उस प्रैक्टिकल के अंदर यूज होने वाली चीजें होती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक देश, एग्जाम्पल के लिए देश में राज्य व्यवस्था, देश में लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हाउ डेमोक्रेसी इंपैक्ट अ नेशन। ठीक है, हाउ डेमोक्रेसी इंपैक्ट अ नेशन, हाउ डेमोक्रेसी इंपैक्ट अ नेशन, डेमोक्रेसी इंपैक्ट अ नेशन, इंपैक्ट नेशन। तो अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिलती है कि भाई देश पर इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, डेमोक्रेसी अच्छी है या तानाशाही क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये दरअसल आपको पॉलिटिकल साइंस में पता लगता है। वहीं लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है ये हमें पता लगता है राज्य व्यवस्था में। ठीक है, डेमोक्रेसी की अवस्था में देश के अंदर क्या कुछ होता है यह राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। यानी आप समझिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र से देश कैसे चल पाता है, कैसे चल पाता है, कैसे चलता है, लोकतंत्र से देश कैसे चलता है वो आपको यहां पता लगेगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं
ठीक है, हाउ कंट्री रन्स या कंट्री रन्स अंडर डेमोक्रेसी, कंट्री रन्स अंडर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के अधीन, डेमोक्रेसी के अधीन किस तरीके से देश चल पाता है, ये आपका यहां पर उल्लेखित है। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट आता है पॉलिटिक्स। दरअसल ये पॉलिटिक्स क्या होती है भैया, यह राज्य व्यवस्था को संभालने की कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी। दिस इज डिप्लोमेसी टू रन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी टू रन डेमोक्रेसी। दरअसल ये केवल और केवल क्या होती है, ये कूटनीति है, किसी चीज को एक अलग प्रकार से, एक व्याख्यात तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना, ये चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी हाँ। अब बड़ी बात आपके सामने आती है कि भैया इन तीनों ही पॉइंटर्स में से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फटाफट बताइए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि जो चीज मैंने आपको यहां बताई क्या आप समझ पाए। अच्छा इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पॉलिटिकल साइंस जो होता है ये सिविल्स में पढ़ा जाता है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे होते तो ऐसी परिस्थिति में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे होते तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या सिविल सर्विसेज में पढ़ा जाता है। आप क्यों नहीं पढ़ते फिर इसे, क्योंकि आपके पेपर में यहां से सवाल नहीं आते। ये दरअसल ही सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है, सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है। दरअसल ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, दरअसल दिस इज ए बिग सब्जेक्ट, यह एक वृहद विषय है, जो आपको देखने को मिलता है। यह एक वृहद विषय है, और इसी वृहद विषय में से एक बात आप समझ लेना कि इसी का एक हिस्सा जो होता है, ठीक है, हमारे पॉलिटी का ही जो एक हिस्सा होता है वही आपका जो है पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा ही पॉलिटी है। तो इसका एक हिस्सा, इसका वन पार्ट, ठीक है, इस वृहद विषय का जो एक पार्ट है वो आपका क्या है, पॉलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको इस प्रकार से भी बता सकता हूं, कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी पॉलिटिक्स है इसके अंदर इट कंसिस्ट मैनी पार्ट, इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, कई हिस्से इसमें हैं। अब कई हिस्से कैसे हैं भैया, जैसे सर इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी, ऐसे होता है। अब ये जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, कि राज्य व्यवस्था के आधार पर होने वाला प्रशासन, इसको समझाइए। दरअसल यही हमारा इंडियन पॉलिटी होता है। तो यह एक बड़ा विषय है जो केवल सिविल्स में पढ़ना होता है। वनडे एग्जाम्स के लिए जो पढ़ना होता है, वनडे एग्जाम्स के लिए वो हमें सिर्फ पॉलिटी पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है बाबू सत्यप्रकाश, अगर आप पहले से ही पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छा हुआ है भैया बाबू, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये तो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप जिस जाल में हैं या जो आपकी आंखों के आगे पर्दा है, उस पर्दे के साथ भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे मुझे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट से बताइए कि आप इस बात को समझ पाए। एक बच्चा कह रहा है सर आपने बताया क्यों नहीं स्टार्ट करने से पहले। दरअसल वो क्या था कि जिसको हमने पैसे दिए थे ना आपके यहाँ ढोल बजाने के लिए, वो पहुंच नहीं पाया। हमने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे विशाल चौरसिया जी के घर के आगे ढोल बजाना है और उनको बताना है। ठीक है, चलिए अब बताइए फटाफट से कि भाई इसके अंतर्गत ये आप अंतर समझ पाए। और इसमें जो हमें पढ़ना है, दरअसल हमें पॉलिटी पढ़ना है, आपकी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए। अब वो कोई भी एग्जाम आपका हो, भले ही वो स्टेट का प्री हो, ठीक है, स्टेट का प्री हो, आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, इन सब के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, ठीक है। सत्यम कह रहा है सर अभी तो पता ही नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये चीजें इतनी आसानी से समझ में आ जाती तो फिर ये पॉलिटी कैसे होती बाबू। ये एक प्रोसेस है, इसमें समय लगता है।
बुक लेने की जरूरत है? नहीं यार, बुक लेने की जरूरत नहीं है बाबू, बुक की जरूरत नहीं है अभी, बुक की जरूरत होने पे मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए। करण कुमार, नोट करिए। पीयूष पाल दिखाई दे रहे हैं। आप सीडीएस के लिए पढ़ सकते हैं भाई आप। सर मैंने आपके नोट्स बनाए। सचिन, अगर आपने मुझसे नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी तो आप सिर्फ इसको देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए। अंजू, उसमें समय लगेगा, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो हमें पॉलिटी पढ़ना है। क्या आप तैयार हैं? एक बार मुझे बता दीजिए। अरे बाबू, ये सिर्फ एक इंट्रो है, ठीक है। दिक्कत ये होता है कि जो आपका मस्तिष्क बहुत छोटा है अभी, अभी उसमें ज्ञान समाने की बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है? वही बात फिर से, सिलेबस के बारे में मैंने बताया, आपको पता लगेगा, पहले इसको समझिए। एक पैटर्न होता है हर एक चीज का। ठीक है सर, क्या सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं? अब वो सीजीएल में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पॉलिटी के, है ना। अब बात को समझें और इसको देखना शुरू करें। इसमें तीनों में मैंने अंतर स्पष्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। दरअसल पॉलिटिकल साइंस वो नहीं पढ़ा रहे होते, वो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से आपको नोट करना प्रारंभ करना है। अभी तक अगर आपने पीछे वाला नोट किया है, अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से आपको नोट करना है। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। हेडिंग डाल लीजिए इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आप पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ने वाले, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था आप पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। इस पेज को पढ़ने के बाद मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। आप पहले इस पेज को पढ़ लीजिए, फिर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो। अब भारत की राज्य व्यवस्था का मतलब है भारत का प्रशासन या शासन या सत्ता। भारत का प्रशासन, शासन या सत्ता, शासन या सत्ता, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। भारत का बाबू प्रशासन, शासन या सत्ता, इस चीज को हम पढ़ेंगे, तभी इसके अंदर क्लैरिटी आएगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बात तो यह है सर, किसी भी क्षेत्र का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूल, ठीक है, या पावर, ये क्या होता है? पहली चीज तो यही आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं मान के चलो मेरा दिमाग क्या है, मैंने कहा कि यहां मेरी सत्ता चल रही है, यहां मेरे पावर चल रही है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं आपसे ये शब्द कहता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? दरअसल इस शब्द का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं पावर, क्षमता, शक्ति, इस प्रकार के किसी भी टर्म का मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में कानून बनाना, लागू करना व उसका संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चीज का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में कानून निर्माण, कानून निर्माण, ठीक है, कानून का निर्माण करना, कानून लागू, कानून लागू, और कानून संरक्षण या व्याख्या, कानून संरक्षण और संरक्षण, या फिर इसको बोल सकते हैं व्याख्या। व्याख्या करने का तात्पर्य वही होता है दरअसल। अब इसको जरा इंग्लिश में तो बता दो। इन एन स्पेसिफिक एरिया, in an specific area, in a specific area, in a specific area, law making, law making, law imposing, law imposing, या फिर कह सकते हैं आप लॉ कंजर्वेशन, लॉ कंजर्वेशन एंड जो है लॉ कंजर्वेशन एंड एब्जुडिकेशन, एब्जुडिकेशन, लॉ एब्जुडिकेशन, एब्जुडिकेशन। तो दरअसल ये जो कहलाता है एक स्पेसिफिक एरिया में होना, यही पावर कहलाता है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही क्षमता है। ये तीनों शब्द यही है बाबू, ये तीनों, ये डेफिनेशन है प्रशासन की, शासन की या सत्ता की। इन तीनों की डेफिनेशन एक ही है। मतलब मान के चलो, ठीक है, चलो मान के चलिए, अगर यहां पर आपसे ये कहा गया
कि हाँ इस प्रकार से आपका कोई क्षेत्र है, इस प्रकार से आपका कोई क्षेत्र है, और यहां पे एक आदमी कह रहा है कि यहां पे मेरा मेरा प्रशासन चलता है। ठीक है, मान के चलिए ये रंगा पहलवान है, रंगा पहलवान कह रहा है कि मेरा जो सत्ता है ना, मेरा प्रशासन है, वो प्रशासन चलता है इस पूरे एरिया में, सत्ता चलती है मेरी, ठीक है, या पावर है मुझ में इतनी कि ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है। तो वो पता है क्या कह रहा है, वो तुमसे ये कह रहा है कि भैया इस एरिया के अंदर कानून भी मैं ही बनाऊंगा, कानून लागू भी मैं ही करूंगा, और कानून का संरक्षण भी मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार से वो कह रहा है। ठीक है, चलो, तो ऐसी परिस्थिति यहां क्रिएट हो गई। बहुत बेहतरीन। तो यहां पे हमें पता लगा, पहला मतलब हमें पता लगा कि अच्छा प्रशासन का मतलब ये है। तो आपको क्या नोट करना है, नोट इसी प्रकार से करना है जैसे मैं लिख रहा हूं, लिख लेना प्रशासन की डेफिनेशन और फिर लिखते चले जाना, है ना, सिंपल। तो भारत देश का जो प्रशासन होता है इसके 3 मुख्य अंग है। प्रशासन के कितने अंग है भाई, फटाफट बताना कितने अंग है इसके? 3 मुख्य अंग है, शाबाश। ठीक है सर, आप कानून गलत लिख रहे हैं नरेंद्र बाबू, कानून आप सही लिख लो, इसमें जो है बड़े ऊ की मात्रा चढ़ा लेना। ठीक है काशवी, इसको नोट करो काशवी। तो मैंने जैसे बताया प्रशासन के भाई 3 हिस्से होते हैं, इसके 3 प्रमुख अंग हैं, इसके 3 प्रमुख अंग हैं, 3 प्रमुख अंग आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 प्रमुख अंग, इसके 3 प्रमुख अंग आपको देखने को मिल जाते हैं, मेजर पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, 3 मेजर पार्ट्स, मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये 3 मेजर पार्ट्स किस प्रकार से देखने को मिलते हैं वो समझिए। 3 मेजर पार्ट्स, दरअसल ये 3 मेजर पार्ट्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये एक देखने को मिलता है विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका, 3 अंग इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप समझिएगा कि विधायी, विधायी, कार्यकारी, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये 3 हिस्से होते हैं। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये 3 हिस्से होते हैं। इस चीज को वैसे समझिए भी कि विधायी का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, कार्यकारी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और न्यायिक का मतलब होता है जुडिशियरी, जुडिशियरी। तो इस तरीके से 3 हिस्से होते हैं। अब इन तीनों का एक काम होता है, जैसे विधायी का काम होता है बाबू कानून को बनाना, कानून बनाना, बनाना, इसका काम होता है कानून लागू करना, लागू करना, और इसका काम होता है कानून का संरक्षण करना, कानून संरक्षण या व्याख्या, संरक्षण या व्याख्या, या व्याख्या, या व्याख्या। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, या फिर लॉ इंपोजिंग, या एब्जुडिकेशन, एब्जुडिकेशन और कंजर्वेशन, एब्जुडिकेशन, या इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन और एब्जुडिकेशन। तो ये कुछ इस प्रकार के क्रम देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये तो चलो, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत देश के ना, जो पूरा हमारा भारत देश है, इसके अंतर्गत एक विधायी होगी, ठीक है, इसके अंदर एक कार्यकारी होगी, इसको विधायी का भी बोल सकते हैं, एक विधायिका होगी, एक कार्यकारी होगी, ठीक है, और एक न्यायिक, न्यायपालिका होगी। तो पूरा इसको न्यायिक की जगह न्यायपालिका चाहे तो लिख सकते हैं, इसको चाहे तो न्यायपालिका भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। जो बच्चे कह रहे हैं सर न्यायपालिका लिख दो, इसको लो भैया न्यायपालिका लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में 3 चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अच्छा एक बात समझिए, इसको कार्यकारी को भी फिर कार्यपालिका लिख लो, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यपालिका लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों का एक सर्टेन सा काम है। ठीक है सर, इन तीनों का एक विशेष काम है। तो भारत में कानून कौन बनाता है, मैंने आपसे पूछा, आप मुझे जवाब दो कि भारत में कानून कौन बनाता है, फटाफट बताइए। भारत में कानून कौन बनाता है, मैंने आपसे पूछा है, फटाफट बताओ। राम राम भाई, राम राम। मैंने आपसे पूछा भारत में कानून कौन बनाता है, आप क्या बताएंगे? अरे काशवी, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, आप सबके कमेंट दिख रहे हैं। विधायी बनाती है, ठीक है।
लेजिस्लेटिव बनाती है। दरअसल मैं यहां ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कौन बनाता, जैसे कृष्णा कुमार कह रहे हैं सर इसके अंदर पार्लियामेंट कानून बनाती है। दरअसल कानून बनाना, कानून लागू किया जाना या कानून का संरक्षण या व्याख्या किया जाना, ये किसी एक पर निर्भर नहीं करता, ये किसी एक पर निर्भर नहीं करता, इसमें अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, 3 टुकड़े इसके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि भारत के अंदर कानून बनाया जाना, उसको लागू किया जाना, उसका संरक्षण किया जाना, यह 3 लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह 3 लेवल पर डिपेंड करता है। तो उस चीज को भी समझ लेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में देश का जो प्रशासन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में देश का जो प्रशासन है, इसके 3 स्तर हैं। ठीक है, तो भारत देश के प्रशासन के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं बाबू। ठीक है, 3 स्तर हैं भारत देश के प्रशासन के अंतर्गत। आप देख सकते हैं प्रशासन के 3 स्तर हैं, प्रशासन के 3 स्तर हैं। प्रशासन के कितने स्तर हैं? प्रशासन के 3 स्तर हैं। ठीक है, कितने लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं? वी हैव 3 लेवल्स, 3 लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, 3 लेवल्स। अब ये 3 लेवल्स किस किस तरीके से हैं सर जी? ये 3 लेवल आपको देखने को मिलते हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। सेंटर में अलग है, केंद्र में अलग है, स्टेट में अलग है, और लोकल गवर्नेंस में अलग है, लोकल गवर्नेंस में अलग है, गवर्नेंस में अलग है। ठीक है, चलिए, केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, और अगर मैं बात करूं स्थानीय स्वशासन अलग है, स्वशासन अलग है, शासन अलग है। अब एक बात सोचो कि सर ये बहुत अलग नहीं हो जाएगा, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल है, देश को चलाना हलवा थोड़ी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर है। अब इतने बड़े कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर को आसान करने के लिए हम कई प्रकार से इसके अंदर विवेचनाएं करते हैं, कई प्रकार से इसके अंतर्गत विवेचनाएं करते हैं, उन विवेचनाओं को समझते हैं। अब विवेचना क्या सर, ये हिंदी कैसे बोल रहे हो इतनी तगड़ी? भैया कई प्रकार से क्या होता है कि इस पूरे प्रशासन को समझने के लिए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में हमें जरूरत पड़ती है एक रूल बुक की। तो भारत के प्रशासन की जो रूल बुक है वो भारत का संविधान है। आपको बात समझ में आई? ये पूरा जो स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है, ये पूरी जो मैंने आपको कहानी समझाई है, ये सारी की सारी कहानी डिपेंड किस पे करती है? भारत के संविधान पर। तो अगर आप भारत की राज्य व्यवस्था को समझना चाहते हैं, भारत की संविधान को समझ लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो कहने की बात यह हुई कि भारत के अंतर्गत जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं बाबू, ठीक है, जैसे आप पूरे के पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, तो इस राज्य व्यवस्था को अगर हम ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है कि यह पूरा प्रशासन डिपेंड करता है किस चीज पर? सर यह पूरा प्रशासन डिपेंड करता है संविधान पर। यह पूरा प्रशासन किस पर डिपेंड करता है? यह निर्भर करता है, यह टिका हुआ है। ठीक है, चलो, या फिर इसका संपूर्ण उल्लेख भारतीय संविधान में है, इसका संपूर्ण उल्लेख भारतीय संविधान में है। उल्लेख कहां पर है? उल्लेख भारतीय संविधान में, संपूर्ण उल्लेख है बाबू इसका भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में है, संपूर्ण उल्लेख है बाबू भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए, इट्स कंप्लीट एक्सपेंशन, इट्स कंप्लीट एक्सपेंशन कहां दिया हुआ है? कंप्लीट एक्सपेंशन सर जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कहां? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसका संपूर्ण एक्सपेंशन। तो उस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, तथा इसके लिए तैयार रहिए। विवेचना का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी के बारे में व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन विवेचना होती है। किसी चीज को देखना सही है या नहीं है, उसके बारे में बताना कि क्या सही है क्या गलत है, वो विवेचना कहलाती है। अब ये बताओ बाबू, ये क्लियर हुआ? तो अब हम ना भारतीय संविधान पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपके मन में जो भी डाउट है अब मैं उनको क्लियर करता हूं। लॉ कौन बनाता है? भाई लॉ जो है सेंटर लेवल पर अलग व्यक्ति, जैसे अब सेंटर है, सेंटर इसका लेवल है, इस लेवल पर आपको एक अलग लेजिस्लेटिव देखने को मिलेगी, एक अलग एग्जीक्यूटिव और एक अलग जुडिशरी, एक कार्यपालिका अलग,
एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अलग, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका अलग, जुडिशरी यानी न्यायपालिका अलग। तो इसमें हर एक में अलग अलग लेवल होते हैं। इसके अंदर भी आपको एक अलग लेवल ही देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो केंद्र के लेवल पर अलग कानून बनते हैं, राज्य के लेवल पर अलग कानून बनते हैं, और जो हमारी लोकल गवर्नेंस है यहां पर अलग कानून बनते हैं। ठीक है, चलिए सर, लाइब्रेरी में मैं और मेरा मित्र दोनों ही आपकी क्लास देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अरे बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, मैं इसको समझता हूं, पर कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका ध्यान मुझ पर होना चाहिए और इस कंटेंट पर होना चाहिए जो आपको दिया जा रहा है। सर, इज इट आस्किंग बाय डीपीसी अथॉरिटीज? डीपीसी अथॉरिटीज का अभी तुम कर क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लकी। आई एम जस्ट कंप्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू आस्किंग सम क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट डिस्क्राइब्ड टिल हियर। द मेजर कंसर्न हियर इज टू जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस व्हिच आई एम गोइंग एक्सप्लेनिंग. But you just came in the class, just said, sir, I had make some comments and you are not listening to me. I had paid the full amount. So how is this a sane thing? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई, एकदम चीता तरीके से। ठीक है, किस तरीके से? चीता तरीके से मेरी बात सुन लो। जुड़से ने भी फालतू बोल दिया, नहीं भी क्या तो बेरा पैट जाएगा। हाँ, अरे मौका दिया जाएगा भाई, ठीक है, पूरा मौका दिया जाएगा। अब मेरी बात ने बहुत ध्यान से सुनी हो, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अब इसके अंदर जो हम पढ़ना चाहते हैं वो 2-4 आपके डाउट हो सकते हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना। आपका कुछ डाउट हो सकता है, आपके कुछ मेजर डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं ले लेता हूं। पहला डाउट्स आपका हो सकता है जी, है जी, कि सर इसका क्लास का टाइम क्या रहेगा? क्लास टाइम यही रहेगा भाई, क्लास टाइम क्या रहेगा? ठीक है, हो सकता है कि चेंज करा लो, लेकिन अभी कुछ दिन तो यही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता है कि सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस क्या होगा जी, बता दो सर। किस किस पेपर के लिए पढ़ लें, किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है, किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है। दूसरा, अगला डाउट हो सकता है किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है। अगला इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर जी कितनी क्लास लगेंगी, कितनी क्लास लगेंगी। अगला हो सकता है सर जी नोट्स कैसे मिलेंगे। अगला हो सकता है सर डाउट हो गया तो तब प्रैक्टिस कैसे कराओगे। डाउट हो गया तो, और सर प्रैक्टिस कैसे कराओगे, और प्रैक्टिस कैसे कराओगे, प्रैक्टिस कैसे कराओगे। ये आपके डाउट है। इसके अलावा भी कोई और डाउट है? यही है, ठीक है। सिलेबस क्या है बोल तो दिया मन, सिलेबस वाला। तो मैं एक एक करके सारे डाउट क्लियर करता हूं। क्या क्लास का टाइम यही रहेगा? हाँ जी, क्लास का टाइम लगभग आपका 1 घंटे का रहा करेगा, 1 आवर के क्लास का टाइम रहेगा। अभी फिलहाल में इसको 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रखा गया है। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया। सिलेबस को मैं नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, ठीक है, सिलेबस नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। तब तक ये किस एग्जाम के लिए जरूरी है? देखो भैया, आपने जो बैच खरीदा है, आपने जिस भी एग्जाम के लिए बैच खरीदा है, तो आपके बैच के अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपने बैच खरीदा उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा भाइयों वाली बात बता रहा हूं, इसके अलावा भाइयों वाली बात बता रहा हूं, ठीक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा मैं भाइयों वाली बात बता रहा हूं कि आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये भाइयों वाली बात है। ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। मैंने क्या बताया? ये भाइयों वाली बात है, आपकी इच्छा है। कितनी क्लासेस में लग जाती हैं? लगभग 45 के समथिंग क्लासेस में लगती है, ऑलमोस्ट 45, अप्रॉक्स 45 लगती है, 45। ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये अप्रॉक्स बता रहा हूं खाली। इतनी क्लासेस मुझे लगती हैं। 50 भी लगी हैं, 55 भी लगी हैं, ठीक है, याद रखना। अब तीसरा, सर नोट्स इसके भैया आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी आपको, दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। हिंदी में आपको अलग मिल जाएगी, इंग्लिश में आपको अलग मिल जाएगी, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट ये भी है बाबू, हिंदी और इंग्लिश में मिलने के अलावा बड़ी बात इसमें यह भी आपको देखने को मिल जाती है कि आप खुद बनाएं तो ज्यादा उचित है। अगर आप खुद बनाएं तो ज्यादा बढ़िया है, अगर आप खुद बनाएं तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप खुद करें तो वेल एंड गुड है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन किसी कारण से नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप मुझे समझदारी का परिचय देंगे। समझदारी का परिचय कैसे देंगे? आप कमेंट में लिख के नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये वाली चीज के कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। एक डाउट हो सकता है कि हम सर पहले से ही आपके नोट्स बना सकते हैं, क्या करें? जो एज ए एस्पिरेंट है, जिन्होंने मेरे नोट्स पहले से ही बना रखे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मेरी ही क्लास से, तो आप उन नोट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप उस नोट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं क्लास बताता हूं उसको आप अपनी नोटबुक में अपडेट करते चलेंगे, अगर मैंने कोई नई चीज बताई है तो, जो कि मैं बताता ही हूं हर बैच में।
अगर आपने मेरा लास्ट बैच भी लिया होगा तो भी इसमें आपको अपडेटेड कंटेंट दिखेगा। डाउट, डाउट क्या हो सकते हैं सर? डाउट हो गया, हमें क्या पूछे? देखो लास्ट की 5 मिनट डाउट सेशन में होती है, लास्ट 5 मिनट में आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम जीतराणा.77 पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो जीतराणा.77 पर भी, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जीतराणा.77 पर भी डाउट पूछ सकते हैं। दैट इज इंस्टाग्राम। प्रैक्टिस कैसे करें? देखो प्रैक्टिस बाबू हालांकि आपके बैच में भी कराई जाएगी, आफ्टर सिलेबस आपकी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। आफ्टर सिलेबस, पहले सिलेबस पूरा होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस मिलेगी। बट इसके अलावा मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये तो आफ्टर सिलेबस मिलेगी, लेकिन एक प्रैक्टिस आप यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं बाबू। अगर जिनकी नाम आप ले रहे हो अभिषेक यादव, वहां से आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको नोट्स दोबारा बनाने ही पड़ेंगे फिर तो। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। ठीक है, कि अगर मैं बात बताता हूं, आफ्टर सिलेबस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, उससे पहले प्रैक्टिस करना चाहे तो जीत राणा जीएस ये यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, मैं कभी कभी चला लेता हूं इसको, तो यहां जाके आप सेशंस देख सकते हैं। इवन इस पे जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड यहां पे प्लेलिस्ट रेडी की गई है, भले आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप आरआरबी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस, लेखपाल, उन सब चीजों के बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक बात है जी हाँ, प्रैक्टिस यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आफ्टर सिलेबस आपको प्रैक्टिस यहां पर भी मिल जाएगी ऐप में, लेकिन उसमें थोड़ा डिले होता है, इसलिए आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो है यूट्यूब के ऊपर। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वह आप पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में व्याख्या करता हूं, देन मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। क्या मूल विधि आप ही पढ़ाते हैं? जी हां, मूल विधि मैं ही पढ़ाता हूं। लेकिन धनंजय पता है, मैं इस बात का जवाब इस कारण से नहीं दे रहा था क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी इस चीज की, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया आप क्या चाहते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपका नाम याद रख लिया। ठीक है, आप किस प्रकार के छात्र हैं, क्योंकि जब मूल विधि पढ़ाई जाएगी तब आप पॉलिटी का पूछोगे, अब पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, मूल विधि का पूछोगे। अब मैं यहां समझ गया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, कोई और दिक्कत है तो बताएं। प्रियांशु कह रहे हैं सर मुझे नींद आती है, ऐसा क्या किया जाए जो नींद ना आए? आप एक बार अपनी हालात और अपने घर वालों के सपनों की तरफ सोच लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। कल्पना सिंह, वो जल्दी स्टार्ट होगा। सर क्या बोर्ड पीडीएफ मिलेगा? जी हाँ, आपको बोर्ड पीएनजी मिल जाएगा, मेरी क्लास का बोर्ड पीएनजी आपको अपडेट हो जाएगा। चाहे तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, मैं व्हाइट पेज पे ही पढ़ाऊंगा, आज पहला है इस वजह से इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो रोज पढ़ाया करो, ये आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया सरोज भाई। ठीक है ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में? किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अंकित कुमार तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया भाई उन्होंने? ठीक है, चलिए, एक बच्चा हमारी क्लास को पाकिस्तान से देख रहा है, करण कुमार। ठीक है, आपके ऊपर मिसाइल गिरवा दूं क्या करण? अरे ना माने, ना मानेगा, अरे करण। चलो सिलेबस की बात करते हैं। आपका सिलेबस क्या होता है? दरअसल आपका जो सिलेबस होता है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। सिलेबस आपको जो सिलेबस आपका देखने को मिल जाता है वह कुछ इस प्रकार से आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है। पुरानी फाइल लगा दी क्या? ये फाइल ही पुरानी लग गई है, 1 मिनट का जो है आप प्रतीक्षा करेंगे, इसके अंदर हम देख लेते हैं। कुछ ये आपको सिलेबस देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज अपडेटेड सिलेबस, यह अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, देख लीजिए, ये अपडेटेड सिलेबस है, थोड़ा इसको देखिएगा। हेमंत भैया ध्यान दो, हेमंत फौजदार या ध्यान दो, ये आपको देखने को मिलने वाला भारत के संविधान का विकास। इसमें 2 यूनिट है, भारतीय संविधान का इतिहास और भारतीय संविधान कैसे बना था। उसके बाद संवैधानिक सभा, मैंने इसको चैप्टर ही अलग कर दिया है, पहले ये अलग चैप्टर नहीं था, अब मैंने इसको चैप्टर अलग बना दिया है। ठीक है, अब ये अलग चैप्टर हो गया है। इसके बाद भारतीय संविधान का स्वरूप है, इसमें स्रोत है, प्रस्तावना है, अनुसूचियां हैं। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है। 10 चैप्टर तो भैया ये हैं आपके। फिर न्याय व्यवस्था, राज्य में शासन, पंचायत, केंद्र शासित प्रदेश का नियम, इसके अलावा संघ राज्य संबंध, जाति विशेष प्रावधान, प्रमुख आयोग है, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी,
निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक पुनरुत्थान आधारित कुछ आयोग होते हैं, ये बेसिकली होते हैं रिजर्वेशन बेसिस, ये बेसिकली होते हैं रिजर्वेशन बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा भाषाई आयोग है, आपातकाल है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं और संविधान के संशोधन है। तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं है इसमें। भैया आंख खुलिए, जो कह रहा था लैंग्वेज, ये रहा भाषाई आयोग। और बताओ कैसा? हर्ष चहल, लाडली मने बीर सारी बात तक है, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे कति भी हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट। तो दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन आते हैं? दिल्ली पुलिस में इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा 4 से 6 भी आ जाते हैं कई बार। 50 की आती है ना जीएस। खास लोगों की सरकार मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? अरे स्मृति बताइए क्या बात है? क्या हम उड़ीसा पुलिस के लिए पढ़ सकते हो? हाँ भैया आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। इंग्लिश में सिलेबस को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सिलेबस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ बस यहाँ पे ये है, ये इमरजेंसी है, और ये लिंग्विस्टिक कमीशन यहाँ आना था, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज कमीशन, ठीक है। चलो, और ये इमरजेंसी लिखा हुआ है, दैट इज इमरजेंसी, दैट इज इमरजेंसी। तो ये भैया इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। अब बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर लिखना प्रारंभ करते हैं बाबू। बिल्कुल शैलेंद्र द्विवेदी वही है सर। कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन आते हैं बाबू? यूपी कांस्टेबल में इसके क्वेश्चन जो आते हैं लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। यूपी सब इंस्पेक्टर में आते हैं इसके 17 क्वेश्चन। जी हाँ, ठीक है चलो। हाँ मैंने आपको बताया, मैंने चीजों को आपको स्पष्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लें। अरे आप जो चाहें वो कर लें, मेरे हिसाब से आप बेच दो इसे, ठीक है, प्रिंट निकलवा के। मुझे मुझे क्या टेंशन है भाई। ठीक है सर, 2 स्टार लगाना आप मेरी वर्दी पर, ठीक है सूरज, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। हाँ बिल्कुल सर, बाकी सब्जेक्ट वो भी आपकी जल्दी ही शुरू होंगे। आप एक दिन में कैसे कर सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो क्रम होता है हर एक चीज का। क्या आपने शुरुआत से ही जब पैदा हुए थे तो उसी दिन आपने मैगी तोड़ दी थी क्या? नहीं तोड़ी थी, शुरुआत में बेबी फूड खाया था आपने, है ना? हाँ जी हाँ। एमटीएस में कितने सवाल आते हैं? 2 से 3। जीडी में कितने सवाल आते हैं? 1 से 2, ठीक है चलो। लेखपाल में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन इसके, तकरीबन 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बाबू ये आपका पूरा सिलेबस है, ये इसके बारे में होने वाली व्याख्या है। अब हम शुरुआत करेंगे किससे? पहली यूनिट से हम स्टार्टिंग करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक व्याख्या दी। अब पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं, ठीक है चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको पहली यूनिट के तौर पर बनाएं और इसको स्टार्ट करें। ये क्या है भैया? इसको बोलते हैं भारत के संविधान का विकास। ये हमारी पहली यूनिट है, तो हेडिंग डाल लीजिए, हम पहली यूनिट से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारतीय संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है चलो। फटाफट से नोट करना शुरू कीजिए, नोट करना शुरू कीजिए। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय संविधान को बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बहुत बेहतरीन, और एक अलग ही लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1, बताइए जो यूनिट 1 के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलता है? भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम यहां पर देख रहे हैं। अब डेवलपमेंट के अंदर पहला ही इसमें चैप्टर होता है कि हिस्ट्री, इसका इतिहास कैसा है,
ये तो बाबू यूनिट हो गई। अब इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए सर करियविल पर बिहार, देखो बिहार तो जी दिल है देश का, ठीक है, बिहार है देश का दिल। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सर बिहार के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, बाबू बिहार के अंदर जीएस के टोटल क्वेश्चन आते हैं 70, और उन 70 क्वेश्चंस में से पॉलिटी के क्वेश्चंस का वेटेज लगभग 12 क्वेश्चन का होता है ना। अब अगर वो 12 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं तो आपको क्या होगा कि आप ध्यान रखें। अब सीएचएसएल में कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, समझे। हाँ, तो अगर एक बार में मेरी बात अब आपकी समझ में आ गई हो तो इव तुम नोट करो इस हेडिंग के गलना कि भाई आप हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का विकास, और इसके अंदर चैप्टर पहला कौन सा है बाबू, पहला चैप्टर आपको देखने को मिलता है क्या बोला, पूरे जीएस का सबसे खास चैप्टर है, मतलब पूरे जीएस का सबसे खास सब्जेक्ट है ये, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास। भारत संविधान का इतिहास, ठीक है। चलिए देखिए भैया, भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि भारत के संविधान का जो प्रारंभिक विकास है वह उन अधिनियमों पर निर्भर करता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश शासन के प्रशासन के दौरान भारत में आए। इस लाइन को आप ऐसे लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सर आप लिखवाते बहुत हो, लिखने की ही महिमा है लाडले, लिखने की ही महिमा है, आप इसको नोट करिए तभी तो याद होगा, है? नोट करो इन्हें। तो भाई इसके अंदर आप लिखिए भारतीय संविधान का प्रारंभिक इतिहास, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास। तो भारतीय संविधान का जो प्रारंभिक इतिहास है ना, प्रारंभिक इतिहास कई चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। खैर हम देखते हैं। तो भारत संविधान का प्रारंभिक इतिहास उन अधिनियमों पर निर्भर करता है, उन अधिनियमों पर निर्भर है, उन अधिनियमों पर निर्भर है, उन अधिनियमों पर निर्भर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान भारत में आए, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान भारत में आए, सरकार के प्रशासन के दौरान भारत आए, तो उनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी हाँ। तो अब ये सर मतलब इंग्लिश में बताओ, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया depends on acts came in time of ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश रूल। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है सर जी, अधिनियम का मतलब क्या होता है भैया? अधिनियम का मतलब होता है कानून, नियम व कानून को ही अधिनियम को कहते हैं। अधिनियम या फिर इसको एक्ट बोला जाता है, एक्ट। अधिनियम या एक्ट किसको कहा जाता है? अधिनियम या एक्ट किसको कहा जाता है? दरअसल यह एक कानून होता है, यह एक कानून की भांति कार्य करता है। कानून ये एक लॉ होता है, लॉ ही अधिनियम होता है। तो आप ये कह रहे हो सर जी, ठीक है, तो सर जी आप ये कह रहे हो कि एक्ट यहां पे बता दो। हाँ जी एक्ट बता दो अब यहां पे। तो एक्ट के लिए आप सीधे तौर पर ये बता दीजिए कि एक्ट क्या होते हैं। तो एक्ट भैया होते हैं एक प्रकार से कानून। तो मैं बता रहा हूं कि भारत के संविधान जो बना था वो कई सारे ऐसे अधिनियमों से बना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के समय, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के समय भारत में आए। अब यहां पे एक थ्योरी और दे देता हूं मैं।
अब कलेक्शन ऑफ एक्ट क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ एक्ट, कलेक्शन ऑफ एक्ट क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कलेक्शन ऑफ एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक थ्योरी काम करती है। इसका मतलब है कि अधिनियमों का संग्रह ही संविधान है। अधिनियमों का संग्रह, अधिनियम संग्रह, अधिनियमों का संग्रह। तो अधिनियमों का संग्रह क्या कहलाता है बाबू? अधिनियमों का संग्रह ही आपका क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। बात आई समझ में? है अधिनियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इन दो अधिनियम ये क्यों आए ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, या ये कैसे हैं, हमें कैसे पता लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में कैसे आए, ब्रिटिश में कैसे आए, तो वो आप समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि इसके अंदर अधिनियम ये अधिनियम दो प्रकार के थे जो आए ना उस टाइम में। ये दो प्रकार के थे, ये अधिनियम दो प्रकार के थे। अधिनियम दो प्रकार के थे, दो प्रकार के थे जिससे हमारा संविधान बना, प्रकार के थे। एक्ट वर टू टाइप्स, एक्ट वर टू टाइप्स। कौन कौन से बताना एक बार? एक्ट वर टू टाइप्स। कौन कौन से अधिनियम थे बाबू? दो टाइप के। एक अधिनियम को तो कहा जाता था क्या भला जी, एक एक्ट तो ऐसे थे जिनको कंपनी एक्ट कहते हैं, और एक अधिनियम ऐसे थे जिसको क्या कहा जाता था? और सुमित वाइडट जा, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें दो एक्ट है। एक को तो कहते हैं बाबू कंपनी एक्ट्स, ठीक है, और एक को कहा जाता है क्राउन एक्ट्स। क्राउन एक्ट्स, तो इसके दो प्रकार हैं। इनको कंपनी अधिनियम और इनको शाही अधिनियम। इसको बोलते हैं कंपनी अधिनियम और इसको बोलते हैं बाबू शाही अधिनियम। इसको बोलते हैं शाही अधिनियम। तो उन दोनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कौन कौन से हैं वो। ठीक है, काफी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। अब हम कल ये देखेंगे, ठीक है, चलो, कि इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम कौन से और शाही अधिनियम कौन से हैं। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन। तो आज के लिए थियरी तो इतनी ही रहने वाली है। इसके बाद अब मैं जानना चाहूंगा कि डाउट सेशन स्टार्ट कर रहा हूं अब मैं, कि आप लोग कहां से हैं, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कहां के जो छात्र हैं वो क्लास में हैं। पहली क्लास उन लोगों ने अटेंड करी और जो अंत तक बने रहे, क्योंकि जो अंत तक बना रहेगा सिलेक्शन वो लेके रहेगा। क्राउन नहीं लिखते, क्राउन लिखते हैं। क्राउन क्यों लिख रहे हो ओमकार? तो बताइए कहां से हैं आप लोग? भैया इस बार मैं आपको दरोगा बना के ही मानूंगा, टेंशन मत लो। रितेश, मूल विधि बाबू मंडे से स्टार्ट होगी, यूट्यूब पे मंडे से कर रहा हूं, और आपके बैच में हो जाएगी 2 हफ्ते बाद। यूट्यूब पे खाली प्रैक्टिस के तौर पर है, थियरी आपके बैच में स्टार्ट कर देंगे। मैं औरैया से हूं, बिहार से हूं जी। कुंदू बिहार से है, मेरठ तक उन है, निकट गया भाई। तो बेगूसराय, गोरखपुर, ललितपुर, झांसी, हाँ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ बेहतरीन। इटावा उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर जयपुर चलिए, मऊ राजस्थान, छपरा, अच्छा, प्रतापगढ़, मिर्जापुर हरियाणा, राजस्थान तय कितने हो भाई? राजस्थान से तुम बागपत तय हूँ अच्छा, झारखंड सर, मैं आगरा तय हूँ। अच्छा निर्मल, यो भी चोखा काम है भाई थारा। मिर्जापुर तय है, अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन, बढ़िया। चलो, तो आप जिस जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं भाई टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी चीजें तो होके रहेंगी बहुत बेहतर। ठीक है, स्वाद आए आपको? ठीक है, बिल्कुल। अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी चीजों को इसी तरीके से है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेकर चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको ना नोट्स भी अपलोड करा देंगे। ठीक है, आपको किस तरीके के नोट्स अपलोड हो जाएंगे वो आप समझिएगा, कि आपको जो नोट्स अपडेट होंगे वो किस तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, दरअसल आपको जो नोट्स अपडेट हो जाएंगे वो कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी के आपको कुछ इस प्रकार के नोट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ये इस तरीके से, यानी रिटन फॉर्मेट में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लेना। अब इन नोट्स को भाई ये करेबल एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर करेबल एप्लीकेशन के अलावा इनको आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप यूट्यूब चैनल पे जो हमारा वो है ना टेलीग्राम, तो वहां से भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जो हमारा टेलीग्राम है वहां पे ये पड़े हुए हैं, वहां से भी कर सकते हैं। प्लस जो ऐसे बच्चे हैं रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी एक वीडियो आया है रेलवे के लिए, जस्ट अभी। ठीक है, जो है एक वीडियो आपका जस्ट अभी अपडेट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आप ही के सामने करूंगा। ये लो,
19 सेकंड पहले ये वीडियो आया है, तो इस वीडियो को जाके देखिए, इसके अंदर नोट्स की मैंने जानकारी दी है, रेलवे के रामबाण नोट्स की, ठीक है। तो 19 सेकंड पहले ये वीडियो आया है, जस्ट अभी अभी। बाकी उत्तर प्रदेश में इस बार सब इंस्पेक्टर आपको बनाया जाएगा 100 में 100%। 2 सितारे यहां, 2 सितारे यहां, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। और आपका जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसके लेकर मैंने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। एसएससी के डेडिकेटेड नोट्स भी आपके अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्यार भरा नमस्कार था उन सभी छात्रों के लिए जो इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सिलेक्शन के लिए मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास सिर्फ आप नहीं कर रहे, प्रयास आपके साथ मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों के सिलेक्शन का, ठीक है। तो याद रखना, आपका और मेरा दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपका सिलेक्शन, ठीक है जी हाँ, ठीक है। थैंक यू रितेश, बाकी टेंशन मत लो, ठीक है। जो भी तुम्हें दिक्कत हो ना, एक बार मैंने बता दियो, तारी दिक्कत है न्यू ही करा देंगे। सर सिपाही नहीं बनाओगे क्या? अरे भाई अब तो तुम सब बनोगे, तुम नासा में साइंटिस्ट बनने की बात करोगे, मैं तुम्हें नासा में साइंटिस्ट बनवा दूंगा, अलिके में मत ले लाड लो। ठीक है, हाँ भाई, हाँ टेंशन मत लो, खुल के खेलो कती। हाँ भाई बिल्कुल। सर इंग्लिश वीक है, एसएससी कैसे होगा? तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करा देंगे, और बताओ। You just have to be become. Okay? I'll take care of all your things related to the GS and the other subject. Just calm down, stay here and just relate the process. ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे, ठीक है। अब कल मिलता हूं, कल की क्लास है आपकी, तो ऑन द टाइम आप उपस्थित हो जाना। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी भी छात्र का सिलेबस छूटे, सिलेबस एक रिदम में चलेगा, हर एक छात्र यहां पर आए। अच्छा, दूसरी बात, आप सबका मुझे इंतजार रहेगा कि आप जल्द ही अपना सिलेक्शन लेकर आए। अगर सबसे ज्यादा इंतजार आपका है आपके घर वालों के बाद, तो वो मुझे है। ये बात अपने दिल में आज बैठा लेना, और ये बात अब मैं तब पूछूंगा जब इस क्लास के अंदर, इस पूरे बैच के अंदर मैं आपकी कंप्लीट वाली क्लास करा रहा हूंगा। तो ये बात आप मन में बिठा लो कि जीत सर हैं और इंतजार कर रहे हैं, कि जीत राणा सर को इंतजार है हमारा, तो एक बार मेहनत मेरे लिए थोड़ी ज्यादा करना, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।